जैसे ही अब्दुर्रहमान ने पढ़ के अपने ऊपर फूंका और कमरे के अंदर उसने दायरा खड़ा किया, फूंक मारी, तो उसी लम्हे उसके सामने, आंखों के सामने ही एक काला स्याह साया, जो बिल्कुल एक इंसान की तरह था लेकिन वो एक काला स्याह साया था और उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं। वो उस फूंकने की वजह से, उस फूंक मारने की वजह से नमूदार हो गया और अब्दुर्रहमान एकदम से चौंक गया। और उसी लम्हे वो साया इतनी स्पीड के साथ खिड़की के रास्ते भागा कि कोई इंसान इतनी तेजी से भाग ही नहीं सकता। एक रोशनी की स्पीड के साथ, जिस तरह तेज रोशनी आती है, ऐसे शां करके वो वहां से गया। और जब वो वहां से गया तो बाकायदा तौर पे पूरे कमरे के अंदर ऐसी बदबू फैल गई जैसे जली हुई गोश्त की बदबू होती है, कि गोश्त सड़ जाता है, रखे रखे खराब हो जाता है, उसमें से सड़े हुए गोश्त की बदबू आती है। ऐसी बदबू आनी शुरू हो गई और वो वहीं पे खड़ा लरस गया कि ये क्या मंजर था। पहले मेरा दिल घबराया, फिर धुआं सा नजर आया, दबे कदमी कुछ के चलने की आवाज़ आई। और जब मुझे वहम हुआ कि नहीं कोई गड़बड़ है, मुझे शक हुआ और मैंने पढ़ा तो वाकई कोई छुपा हुआ था कमरे में। वो काला स्याह था, जो इंसान नहीं, वो कोई जिन था, हैवान था, शैतान था, और भागता हुआ बाहर निकल गया। ये क्या राज है, ये क्या मामला है। उस रात वो सो ना सका। हम जब सुबह उठे तो अब्दुर्रहमान अभी तक सो रहा था। हमने उससे पूछा क्या हुआ, अभी तक उठे नहीं। कह रहा मुझे अभी कुछ सोने दो। वो सुबह तक जागता रहा। उसने सुबह की नमाज पढ़ी और उसके बाद सो गया। वो दिन को लेट उठा। हम नाश्ता वगैरह कर चुके थे। हमने कहा भाई तबीयत तो ठीक है। कहते हैं हाँ बस रात को नींद नहीं आई थी, सो नहीं सका, अब मैं ठीक हूँ, तुम लोग नाश्ता कर चुके। हमने कहा भाई 12-1 बज गए हैं, अब तो नाश्ता तो कब का हो चुका, अब तो दिन के खाने का टाइम है। तो कह रहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ दिन का खाना खा लूंगा। शाहनमाज वहां से फारिग होके शाम को, उसके बाद वहां से रात को तो उसकी तरफ रहा था, वो वापस आया और सीधा अपने काम पे चला गया था। वहां से ही शाम को वो आ गया, उसने हमें ज्वाइन किया, गपशप की। हमने कहा कैसी रही मुलाकात। उसने कहा वैसी ही जैसे पहले दिन मेरी उसके साथ मुलाकात हुई थी और मैंने अपने आप को खुशकिस्मत पाया था, अभी भी वैसी ही मुलाकात रही। और मैं अपने आप को हर दफ़ा जब भी उसके पास जाता हूँ खुशकिस्मत समझता हूँ। बस एक जल्दी है मुझे कि किसी तरीके बस वो अब मुझे बता दे वो टाइम कब आने वाला है, तो मैं अपने माँ बाप से बात करके रिश्ते की बात करूँ, इसके वालिदैन को, क्योंकि मैंने उससे कहा हुआ है कि मुझे जल्दी है। तो वो कह रही है बस थोड़ा टाइम और इंतज़ार करो, उसके बाद तुम अपने माँ बाप को भेज देना। और मैं बेचैन हूँ कि मेरे माँ बाप रिश्ते की बात करें और मैं इसको अपनी बीवी बना सकूँ। और मैं उसका वाकई दीवाना हो चुका हूँ। हम दोस्त उसका मजाक उड़ाते रहे, गपशप होती रही। और वो थका हुआ था, उसने कहा आज मैं तो जल्दी सो जाऊंगा। वो जल्दी सो गया। हम लोग तीनों बैठ के गपशप करते रहे। उस्मान और वसीम भी सो गए। अब्दुर्रहमान लेट उठा था इसलिए उसको नींद नहीं आ रही थी। वो अपने कमरे में ही बैठ गया, क्योंकि वसीम और उस्मान एक कमरे में सोते थे, अब्दुर्रहमान अलग कमरे में सोता था। काफ़ी देर बैठा रहा, तकरीबन 12-12:30 के करीब उस बिस्तर पर लेट गया कि चलें नींद आखिर थोड़ी देर तक मुझे आ ही जाएगी। वो बिस्तर पर लेटा ही था कि एकदम से उसने पढ़ना शुरू कर दिया कि चलें, उसकी एक आदत थी, तस्बीह हाथ में उठाई और तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी। कुछ देर वो तस्बीह पढ़ता रहा कि थोड़ी देर के बाद उसको महसूस हुआ फिर कमरे में कल की तरह एक गले सड़े गोश्त की बदबू आ रही है। उसने जैसे ही बदबू को महसूस किया कि ये कहाँ से आ रही है, लेकिन एकदम से कल रात वाला वाकया फिर से उसको याद आया। तो वो अपने बिस्तर से उठ के बैठ गया कि हाँ वो काला स्याह एक साया था जिसकी वजह से मैं सोया नहीं था, और ऐसी ही उसके जाने के बाद बदबू आई थी। क्या वो फिर से कमरे में मौजूद है या चला गया है? उसने पढ़ा और पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम किया, कमरे में फूंक मारी, कमरे में कुछ भी नहीं था। लेकिन थोड़ी देर के बाद कमरे में वो बदबू, जो सड़ी हुई बू थी, उसने खिड़की बंद थी उसके बावजूद उसने चेक किया, दरवाजे खिड़कियां सब बंद थी, लेकिन बदबू बढ़ती जा रही थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कुछ पढ़ा और उसका सर और उसके कमर और उसके कंधे भारी होना शुरू हो गए। और जैसे ही उसके कंधे और उसका सर भारी हुआ तो उसको ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरा हल्का हल्का हिल रहा है। जलजला नहीं आ रहा, पहले वो समझा जलजला है, इधर उधर देखा, जलजला नहीं आ रहा, लेकिन जिस वो बिस्तर पे है वो बिस्तर भी हिल रहा है। और उस कमरे के अंदर ऐसा लगा जैसे हल्का 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 कमरा हिल सा रहा है।
वो उठ के अपने बिस्तर से खड़ा हो गया और उसकी लम्हे उसके कानों में एक आवाज आई जैसे किसी ने सरगोशी की हो। बिल्कुल सरगोशी वाला अंदाज, और वो एकदम से चौंक गया और उसी वक्त उसको लगा कि नहीं, मामलात कुछ और हैं, और फौरी तौर पे वो वज़ू में ही था, बिस्तर पे बैठा, उसने आंखें बंद की और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही वो एक मखसूस कुछ चीज़ें थीं जो उसको घर वालों ने सिखाई थी, वो पढ़ता गया तो उसको लगा उसका कंधे बिल्कुल हल्के हो रहे हैं, शोल्डर जो वज़नी हो गए थे हल्के हो गए हैं, उसका सर हल्का हो रहा है, उसका पूरा वजूद हल्का हो रहा है, और कमरे के अंदर जो बदबू फैली हुई थी वो बदबू भी ख़त्म हो गई। वो ये जानता था जो उसने ख़ास तस्बीह पढ़ी है, दायरा कड़ा लगा के पढ़ी है, मामला कुछ और है। कब रात को उसको नींद आई वो सो गया, लेकिन वो सुबह बेचैन था अपने माँ बाप से बात करने के लिए, और नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद वो बोला मैं ज़रा अम्मी अब्बू से बात कर लूँ। उन्होंने कहा ठीक है। वो उस वक्त फ़ोन होते थे, मोबाइल तो नहीं थे। उसने जाके तार वाला फ़ोन उठाया, अपने वालदा और वालिद साहब से बात की, उसको तफसील कुछ बताई। थोड़ी देर के बाद वालिद साहब ने कहा मैं तुम्हें दोबारा कॉल करता हूँ। तकरीबन कोई 1 घंटे के बाद फिर से वो हमारे साथ बैठा रहा, गपशप करता रहा, और बोला मैंने घंटे का टाइम दिया था, मैं ज़रा दोबारा बात करके आता हूँ। वो दोबारा गया और वालदैन से कुछ देर बातें करता रहा। उसके बाद वो आ गया तो बिल्कुल ऐसे हैप्पी रिलैक्स लग रहा था। हमने कहा हाँ पहले यार तू टेंशन में नज़र आ रहा था, सब खैर है ना? कह रहा हाँ अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ, बस कोई बात थी अम्मी अब्बू से करनी थी, अब मैं रिलैक्स हूँ। हमने कहा क्या बात है? कहता है नहीं यार कुछ भी नहीं, फिर बताऊँगा, अभी कुछ ऐसा नहीं है ख़ास बताने वाला। शाम को शाहनवाज आया और हमने उससे कहा कि भाई अब तू हमें टाइम दे, तू कब हमें उससे मिलवा रहा है? कल हम तेरे साथ शाम से पहले वॉक करने के लिए जाएंगे, और वॉक करने के लिए जब हम जाएंगे तू हमें उसका घर दिखाएगा, और इस दफ़ा जब तू मिलने के लिए जाएगा हम वहीं पे छुप छुप के उसको देखेंगे। जैसे कैसे हमने शाहनवाज को मना लिया, हमारी होने वाली वो भाभी थी, और हम लोग अगले ही शाम उसके साथ चल पड़े। एक मखसूस रास्ते से चलते हुए, जो बहुत ही आसान रास्ता सीधा सीधा था, आगे 1-2 जगह पे सिर्फ टर्न आते थे, हम एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे उसने दूर से कह दिया वो जो राइट साइड पे मकान बना हुआ नज़र आ रहा है यही उसका मकान है। रुकना नहीं है, उसकी तरफ देखना भी नहीं है, आराम से सीधे चलते रहना है। उसने कहीं देख लिया तो बड़ा गलत हो जाएगा और वो नाराज़ हो सकती है कि तुमने क्या बताया दोस्तों को कि वो मेरे मकान को घूर रहे थे। सो दोस्तों ने चलते चलते आंखें हल्की सी घुमा घुमा के, जिस तरह कहते हैं उर्दू में कन अखियों से, ऐसे कर करके आंखें देखा उस घर को और आगे बढ़ गए। वहीं पे उस्मान बोला वसीम भाई मैं तो जगह ताड़ चुका हूँ, कहाँ छुपना है? जब ये आप मिलने के लिए आएगा एक बेहतरीन जगह बताता हूँ, हम तीनों आराम से वहाँ पे छुपेंगे और हम देख सकेंगे। उन्होंने कहा कौन सी जगह? उसने कहा जब वापस गुजरेंगे बताऊंगा, मैं तो वो जगह ही देख रहा था, मैंने तो घर की तरफ एक दफ़ा ही देखा है, मुझे तो जगह की फ़िक्र थी। हम लोग कुछ आगे तक गए और जब वापस आए तो वसीम को मुखातिब करके उस्मान ने कहा ये देख भाई, इधर तू छुपेगा अब्दुर्रहमान, इधर तू और इधर मैं, हम लोग यहाँ आराम से छुपेंगे। इतना ये 3 बड़े बड़े दरख्त हैं कि इसके पीछे बंदा खड़ा हो तो कोई किसी को नहीं देख सकता। झाड़ियाँ भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे ये हमें नहीं देख सकते, हम इनको देख सकते हैं। यूँ एक जगह डिसाइड हो गई कि इस जगह पे हम देखेंगे। अब हमें इंतज़ार था, वहाँ पे कुदरत, वहाँ पे नज़ारे, वहाँ पे दरख्त, वहाँ पे नेचर हम इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, घूमते फिरते थे। लेकिन अब उस हसीन व जबील महाजबीन को देखने की बहुत ख्वाहिश थी जिस पे हमारा दोस्त फ़िदा हो गया था, जिसके दिन रात गुन गाता था। और एक दिन शाहनवाज ने बताया कि भाई कल मैंने उससे मिलने के लिए जाना है। तीनों दोस्त खुश हो गए कि बस हम भी रेडी हैं, किस वक्त जाएगा तू? उसने कहा मुझे शाम का इतने बजे का टाइम मिला है। उसने कहा ठीक है, हम उससे आधा घंटा पहले या घंटा पहले पहुंच जाएंगे और वहीं पे छुप जाएंगे। घंटा पहले तो वो बाहर नहीं आएगी ना, अपने टाइम पे आएगी। उसने कहा हाँ वो अपने टाइम पे आती है, जो उसको टाइम दिया होता है ना वो उसी टाइम पे ही बाहर निकलती है। मैक्सिमम 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तुम लोग आधा घंटे पहले भी चले जाओ, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी इज्जत का सवाल है यार, सामने ना आना, कोई ऐसी हरकत ना करना। हमने कहा कुछ भी नहीं होता, तुम मुतमईन रहे। अगली शाम ये तीनों दोस्त शाहनवाज से पहले ही, तकरीबन कोई 50-55 मिनट पहले ही जाके उस जगह पे छुप से गए। तकरीबन कोई
50 मिनट बाद उन्होंने देखा शाहनवाज चलता हुआ आ रहा है। वो बिल्कुल छुप छुप के देख रहे थे ताकि नज़र कुछ ना आ सके, और सामने उस महाजबीन का वो घर और वो दरवाज़ा क्लियर देख पा रहे थे कि उन्होंने देखा शाहनवाज आ रहा है, तो समझ गए कि वो अब दरवाज़ा खोलेगी। शाहनवाज चलता हुआ आया और दूर आकर खड़ा हो गया, जैसे इंतज़ार में हो कि दरवाज़ा खुलेगा, और तभी उन्होंने देखा कि उस घर का दरवाज़ा खुला। और जैसे ही घर का दरवाज़ा खुला तो एक हसीनो जमील लड़की ने दरवाज़ा खोल के बाहर निकली, इस अंदाज में कि जिस तरह उसने बताया था। वो खड़े होकर इर्द गिर्द देखती थी, बल्कि वो रुकी नहीं, वो बाहर चलती हुई आ गई। और ये तीनों दोस्त डर गए, कहीं उसको पता तो नहीं लग गया, लेकिन वो चलती हुई इस तरह चलते चलते उस पगडंडी उस रास्ते पे आई और इधर उधर खड़े होकर देखा कि कोई है तो नहीं। जब उसको इत्मीनान हो गया कि कोई भी नहीं है, तो उसने कहा आओ। वो शाहनवाज को लेके घर की तरफ गई, और जब घर के दरवाजे पे खड़े हुए तो फिर दोनों अंदर दाखिल नहीं हुए। फिर खड़े होके उसने इधर उधर देखा, दरवाज़ा खोल के शाहनवाज को अंदर दाखिल कर दिया घर के अंदर। शाहनवाज जब अंदर दाखिल हो गया तो बाहर फिर से उसने इधर उधर देखा और वापस चलती हुई आ गई। वो तीनों दोस्त फिर से डर गए, क्या इसको शक पड़ गया या क्या हुआ है, ये अंदर क्यों नहीं गई, और चलती हुई आई, फिर से इधर उधर उसने देखा, और उसके बाद वो दरवाजे के पास गई और अंदर चली गई। अब वो तीनों दोस्त वहां पे जो सांस रोके इस अंदाज में बैठे थे कि हमारी सांस की आवाज़ भी ना चली जाए, कोई हमारी हरकत से पत्ता भी ना हिल जाए, उसको शक भी ना पड़ जाए। दोस्त ने वादा लिया था कि जब वो अंदर चले गए तो तकरीबन 5 मिनट तक सारे एक दूसरे को यूं इशारा करके बैठे रहे, अभी नहीं अभी नहीं, अभी तो गए हैं, भी 5-10 मिनट बैठे रहो। इसी तरह 10-15 मिनट जब गुजर गए तो वसीम बोला, चलो यार अब निकलते हैं। उस्मान खड़ा हुआ अपनी जगह से, वसीम खड़ा हुआ कि अब उसको शक भी नहीं पड़ेगा, 10-15 मिनट ऊपर हो गए हैं। तो अब्दुर्रहमान बोला, हम अंदर जाएंगे। वो दोनों एकदम से चौंके कि क्या, और नहीं भाई क्या कर रहा है। उसने कहा हम अंदर जाएंगे। उसने कहा तेरा दिमाग खराब हो गया, उसका रिश्ता टूट जाएगा, वो शादी करना चाह रहा है, तुझे पता भी है वो लड़ पड़ेगा, वो पागल हो जाएगा, उसके पीछे दीवाना ही, तो कैसी हरकत कर रहा है। उसने कहा मेरी बात सुनो, जो मैं जान चुका हूं वो तुम नहीं जानते, मेरी बात सुनो, हमें इसी लम्हे अंदर जाना है, हमारे दोस्त की जिंदगी खतरे में है। वो दोनों चौंके, क्या मतलब है यार, क्या बकवास कर रहा है, कौन सी जिंदगी खतरे में है, वो पहले भी जाता है मिलके बाहर आ जाएगा। कह रहा है नहीं, मेरे साथ जो कुछ गुजर चुका है मैं तुम्हें बता नहीं सका, और मैं चाह रहा था, जो मेरे वालदैन से मैंने बात की, उस दिन गया था, मेरे वालदैन से हमारे पीरो मुर्शिद हैं, फिर उनसे बात की, फिर मेरे वालिद ने मुझे जो कुछ बताया, और मैं अभी जो कुछ पढ़ के आया हूँ उसकी वजह से वो इतनी दूर आई है देखने के लिए, और उसके बाद फिर से उसको अंदर घुसाने के बाद फिर से आगे आई है। जानते हो तुम, वो तो उसको अंदर डायरेक्ट ले जाती थी, वो मैं पढ़ के तुम तीनों पे दम करके आया हूं, तुम दोनों पे भी अपने ऊपर, जिसकी वजह से उसको शक पड़ रहा था, लेकिन वो हमें महसूस नहीं कर सकी। मेरे साथ अंदर चलो, हमारा दोस्त खतरे में है। वो दोनों परेशान हो गए कि यार ये अब्दुर्रहमान तो मजाक करने वाला बंदा है नहीं, और अगर इस तरह की बातें कर रहा है कि दोस्त की जान खतरे में है, कोई परेशानी वाली बात है, तो ये तो एक सुनने वाली बात है, वरना अगर वो लड़की को देखने के लिए अंदर जाता तो वो कभी भी उसको न जाने देते। वसीम बोला, यार अब्दुर्रहमान भाई तेरी बात समझ नहीं आ रही। उसने कहा यार इतना टाइम नहीं है वसीम इतना बताने को। उस्मान मेरी बात का यकीन मानो, हमारे दोस्त की जान खतरे में है, और जो मंजर मैंने देखा है मैं तुम दोनों को दिखाना चाहता हूं। देर मत करो, अंदर चलो। अब वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखें कि क्या करना चाहिए, और अब्दुर्रहमान का लबो लहजा बताता था कि वो अपनी बात पे पक्का है, वो झूठ नहीं बोल रहा, कुछ तो ऐसा है जिससे उनकी दोस्त की जान को खतरा है। तो उस्मान बोला, यार अगर हमारे दोस्त की जान को खतरा है वो तो फिर हम रिस्क नहीं ले सकते। अब्दुर्रहमान अगर कुछ कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर वो हमें देख लेती है तो हम उसके दोस्त हैं, हम खुद चाहते हैं उसकी शादी हो जाए, इसमें कौन सा गुनाह है। अगर वो ये कह रहा है हमारा दोस्त कि वो वादा तोड़ने पे नाराज हो जाएगी, तो इसमें कोई ऐसी क़यामत नहीं होती। दोस्त देख लेते हैं और हम उसको भाभी दिल से कबूल कर चुके हैं, इसमें कोई इतनी क़यामत नहीं आएगी। चलो चलते हैं, अगर अब्दुर्रहमान की बात में वजन है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए। वो तीनों उस दरवाजे की तरफ गए। जब उस दरवाजे की तरफ पहुंचे
तो अब्दुर्रहमान ने कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद उसने अपनी जेब से एक तस्बीह निकाली। वहीं दरवाजे पे खड़े होकर कुछ तस्बीह पढ़ता रहा और तस्बीह पढ़ने के बाद उसने फिर से अपने ऊपर दम किया। वसीम और उस्मान दोनों पे दम किया और उसके बाद पढ़ने के बाद उसने दरवाजे पे फूंक मारी। जैसे ही दरवाजे पे फूंक मारी तो दरवाज़ा बिल्कुल इस अंदाज में हाथ लगाने से खुल गया जैसे किसने अंदर से दरवाज़ा बंद ही ना किया हो। वो अब्दुर्रहमान आगे और वो दोनों उसके पीछे आराम से दरवाजे को खोला, दरवाज़ा आराम से खुल गया और वो अंदर दाखिल हुए। जिस कमरे के अंदर मेन एंट्रेंस जो थी वो एक किस्म का, जिस तरह कहते हैं घर का, कमरे आगे थे, बेडरूम आगे थे। ये एक डाइनिंग टेबल जो होती है जहाँ पे लोग बैठ के खाना, उनकी डाइनिंग टेबल तो नहीं थी, वो गरीब लोग थे वहाँ गांव के लोग, जहाँ पे बैठते हैं, एक टीवी लाउंज हम होता है, ऐसी बैठने की एक जो जगह से थी। लेकिन तीनों की देखते ही हैरत की इंतहा न रही कि जिस जगह पे वो दाखिल हुए थे वो जगह तो ऐसे लगता था जैसे सालों से बंद है। वो काठ कबाड़ जैसे पड़ा होता है ऐसे ही काठ कबाड़ सा था, कोई चीज़ भी नहीं थी, जाले और पुरानी सी सारी चीज़ें थी। और उसी वक्त उस्मान और वसीम को यकीन आ गया कि ये जो कुछ कह रहा है अब्दुर्रहमान सही कह रहा है, ये तो जगह ही ऐसी है जो कई सालों से बंद है। अब्दुर्रहमान ने उन दोनों की तरफ देखा और आंख से इशारा किया कि अब यकीन आया मैं क्या कह रहा था। उसने फिर यूँ इशारा किया कि खामोश। अब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ बढ़ना शुरू हो गए। किचन, ये एरिया जो कुछ था वो सब ऐसा था जो कई सालों से बंद हुए। वो चलते हुए उनको एक सामने दरवाज़ा नजर आया। जैसे ही वो दरवाज़ा नजर आया अब्दुर्रहमान ने खड़े होकर फिर वहाँ पे कुछ पढ़ा और पढ़ने के बाद उस दरवाजे पे फूंक मारी और उस दरवाजे को ज़ोर से खोल दिया। जैसे ही दरवाजे को जोर से खोला गया तो उन्होंने देखा सामने एक बिस्तर तो लगा हुआ था, लेकिन इतना पुराना मट्टी से अटका हुआ कि उस बिस्तर के ऊपर उनका दोस्त आंखें बंद करके ऐसे लेटा था जैसे उसको कोई होश ही ना हो। और सामने एक भयानक सी औरत, ऐसी भयानक सी औरत जिसकी मुंह से एक बड़ी सी जुबान निकली हुई थी और वो उस बड़ी सी जुबान से उसके मुंह को चाट रही थी। वो जो औरत थी उसका चेहरा औरत की तरह नहीं था, वो बिल्कुल एक भयानक ढांचा जैसे होता है, लेकिन उसके जिस्म पे स्किन थी, लेकिन ऐसी जैसे बूढ़ी औरत की स्किन होती है, ऐसे बूढ़ी औरत की तरह स्किन थी। उसके बाल इंतहाई सफ़ेद थे, उसके नाखून बहुत बड़े बड़े थे और वो अपनी जुबान से उसके मुंह को चाट रही थी। उसके दोनों गर्दन की साइडों से खून बह रहा था। वो जुबान से चाटते हुए उस खून को भी चाट रही थी। अब्दुर्रहमान के जिस्म के ऊपर सिर्फ एक छोटा सा कपड़ा था। और जैसे ही अब्दुर्रहमान का नसर शाहनवाज के जिस्म पे, और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला वो चाटती हुई एकदम से छलांग मार के खड़ी हो गई। वो इतनी खौफनाक और भयानक थी कि उसकी आंखें बाहर निकल के लटक रही थीं। लाल सुर्ख आंखें जो पूरे ये वाइट होते हैं आपके, बाहर निकल के लटक रहे थे। इतना बड़ा सा उसका मुंह, बड़े बड़े उसके दांत, कान उसके इतने अजीबो गरीब से और लटके हुए कंधों तक उसके कान आ रहे थे, और उसके बाल सफ़ेद और मट्टी से अटके हुए। और कमरे के अंदर एक बदबू फैली हुई थी सड़े हुए गोश्त की, जो पहले ही अब्दुर्रहमान सूंघ चुका था, उस कमरे में महसूस कर चुका था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए और वो जो डाइन टाइप सी थी छलांग मार के पीछे हटी, तो वह एकदम से ज़ोरदार आवाज़ से धाड़ी, जैसे उसको शदीद गुस्सा आ गया हो कि किसकी इतनी जुर्रत हुई कि वो इस घर के अंदर दाखिल हो चुके। उसने अपने दोनों हाथ ऐसे किए और ज़ोरदार आवाज़ निकाल के धाड़ी, और अब्दुर्रहमान मुसलसल कुछ पढ़े जा रहा था, मुसलसल कुछ पढ़े जा रहा था। उसी वक्त एक पानी की बोतल जो पहले से ही अपने साथ लेके आया हुआ था, वो अक्सर पानी अपने हाथ में रखता था, उसी वक्त वो बोतल उसने निकाली, उसका ढक्कन खोला और उसका ढक्कन खोल के तेज़ी से वो पानी उस डाइन के ऊपर डाला। जैसे ही वो पानी, इतनी तेज़ी से उसने किया, वो हमला करने के लिए गुस्सा कर रही थी, अपने हाथ ऐसे कर रही थी, और जैसे ही वो हमला करने के लिए गुस्से से वो धाड़ी और आगे बढ़ने लगी है, अब्दुर्रहमान ने पानी की बोतल खोली और फौरी तौर पे पानी उसके ऊपर फेंका है। जैसे ही पानी उसके वजूद के ऊपर गया है, जितने हिस्से पे पानी पड़ा है उतने हिस्से पे वजूद पे आग लग गई है।
पानी जहां जहां पड़ा है उस हिस्से में बाकायदा आग भड़क उठी है, और जैसे ही आग भड़की है एकदम से वो ऐसे चीखी और हाथों से ऐसे आग बुझाना शुरू हो गई है, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। उसी वक्त उसने खिड़की से छलांग मारी और बाहर की तरफ भाग गई। उस फौरी तौर पे तीनों दोस्त, अब्दुर्रहमान बोला फौरी इसको होश में लाओ। वो जाके उसको थपक रहे, लेकिन वो होश में नहीं था। उसको होश में लाते रहे, उसको होश में लाते रहे। वही जो दम किया हुआ पानी वो पढ़ के लाया था, वो पानी उसके मुंह से उसको लगाया गया, उसके मुंह पे छींटे मारे, उसको जैसे पानी पिलाया, थोड़ी देर के बाद उसने उसकी आंखें खोल दी। और उसकी जैसे ही आंखें खोली तो एकदम चौंक पड़ा और उसको याद आ गया कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो जल्दी से अपने वजूद को ढांपना शुरू हो गया। पलवशा कहाँ है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो बोले अभी निकलो, इसी लम्हे निकलो, हम बाद में बताएंगे, अभी चलो। वो परेशान हुआ, बात क्या है, पलवशा कहाँ है। उसने कहा चलो अभी चलो। उसको उन्होंने जल्दी से कपड़े शपड़े पहनाए। वो जो कमरा था जिसके अंदर वो लेटा था, वो एकदम देख के हैरान हो गया कि ये मैं मिट्टी वाले बेड के ऊपर लेटा हुआ, ये क्या मंजर है। उसने कहा बाद में बताते हैं। उसको खुद भी हैरानगी हुई कि जब उसकी आंखें खुली और उसने देखा मैं कैसी मिट्टी वाली जगह पे अटका हूं। वो खूबसूरत जो घर था वो उजड़ा हुआ था, जालों से भरा हुआ था। और उसको लेके वो जब साथ वाले कमरे में आए तो वो और चौंक गया। ये तो घर कई सालों से बंद था, उसमें मिट्टी ही मिट्टी थी, जाले अटके हुए थे। और वो हैरान हो रहा था ये मंजर क्या है, मैं तो पलवशा के साथ उसके घर में था, ये मैं कहां पे हूं। तो वो दोस्त उसको सहारा दे के बाहर लेके आए। वो ठीक था लेकिन एक हल्की हल्की सी मदहोशी में था। और जब उसको बाहर लेके आए तो बाहर से खड़े होकर कहा यही घर है ना पलवशा का। उसने कहा हाँ। उसने कहा अंदर तुमने देख लिया, तुम पलवशा के ही घर में थे। उसको उन्होंने उठाया और जैसे कैसे वहां ले गए। अब्दुर्रहमान शाहनवाज के पास बैठा और मुसलसल उसके ऊपर पढ़ता रहा, उसको पानी पिलाता रहा, पढ़ता रहा। उसके बाद अब्दुर्रहमान ने उल्टियां करनी शुरू कर दी और अजीबो गरीब कलर के रंग की उसके मुंह से उल्टियां निकलनी शुरू हो गई। यहां तक कि एंड में एक अजीब सा खून भी निकला। और जैसे खून निकला तो उसके बाद ऐसा लगा शाहनवाज जैसे सुकून में आ गया हो। उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी। अब्दुर्रहमान जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था उसकी तबीयत ख़राब होती जा रही थी, उल्टियाँ पे उल्टियाँ आती जा रही थी। एंड में जब उसने खून की उल्टी की तो उसके बाद उसने कहा अब मुझे लग रहा है मेरे बोझ उतर गया है, मेरा सीना जकड़ा हुआ था, मेरा सर बहुत शदीद दर्द कर रहा था, फट रहा था, मेरे कंधों में शदीद दर्द था, अब मैं सुकून में आ गया हूँ। अब्दुर्रहमान मुस्कुराया, हाँ अब तुम सुकून में आ गए हो, उसका पिलाया हुआ खून तुमने निकाल दिया है, उसका वो गलीज खून तुम पी चुके थे और तुमने शुक्र है वो निकाल दिया है। दोस्त परेशान थे, ये माजरा है क्या, वो सब समझने के लिए, सुनने के लिए बेचैन थे। लेकिन तभी अब्दुर्रहमान ने कहा अभी 2 दिन तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, अपनी छुट्टी ले लो, हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे, जब तुम बेहतर हो जाओगे मैं सब बता दूंगा। और उस रात अब्दुर्रहमान, वसीम, उस्मान शाहनवाज के साथ ही उसी कमरे में लेटे रहे। अब्दुर्रहमान ने उठ के पूरे घर को दायरा कड़ा लगा दिया था। उसने कहा अब वो यहां नहीं आएगी, जितना वजूद उसका जल चुका है उसको पता लग चुका है वो नहीं आएगी। लेकिन सारे डरे हुए थे। अगला दिन मुलाजिम भी आ गए, उनको कोई बात नहीं कही गई, कुछ भी नहीं कहा गया। नाश्ता खाना जिस तरह वो बनाते थे अपना काम करते रहे। और अगले दिन नेक्स्ट शाम तक शाहनवाज काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका था। तभी दोस्तों ने कहा अब ये बेहतर है, इसकी हालत ठीक है, अब बताओ अब्दुर्रहमान ये क्या है, हम सब की जान निकली हुई है। तब अब्दुर्रहमान ने बताया कि यार मेरे वालिदैन हर वक्त वज़ाइफ करते हैं, मैं भी बहुत सारे वज़ाइफ करता हूँ, दायरा कड़ा लगा के रखता हूँ। और जहाँ कहीं ऐसी मखलूक़ात या इस तरह की चीज़ें होती हैं मुझे महसूस हो जाता है। हमारे एक पीरो मुर्शिद हैं, उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया हुआ भी है। तुम जानते हो तुम्हारे साथ मैं फ़न करता रहता हूँ, कॉलेज की यादें ताज़ा करते हैं, लेकिन अंदर से बहुत कुछ मैं रूहानियत के साथ अटैच हो चुका हूँ। जब हम लोग यहाँ पे आए तो पहली रात भी मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई थी, लेकिन उसके बाद ऐसी बेचैनी महसूस हुई कि मैंने टहलना शुरू कर दिया। उससे पहले मैं उस लड़की के पायल की आवाज़ और एक खुशबू को महसूस किया था, लेकिन मैं थोड़ा सा चौंका था। कोई लड़की रात को इतनी तेज खुशबू लगा के कैसे आ सकती है? वो एक गांव में रहने वाली लड़की है, ये खुशबू क्या है, कहीं धोखा तो नहीं है? लेकिन उसके बाद कमरे के अंदर जब मुझे बेचैनी हुई और उठ के मैंने टहलना शुरू किया तो मेरे कमरे के ऊपर एक सफ़ेद सी धुआं बना गोल दायरे में, और मैंने उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दिया, दायरा कड़ा लगाना शुरू कर दिया। मुझे महसूस हो रहा था मेरी जो बेचैनी है ये किसी और वजह से है। मैंने जब दायरा कड़ा लगाया, पढ़ा, तो उसी वक्त
मैंने अपने ऊपर फूंक मारी और जैसे ही कमरे के अंदर फूंक मारी तो वो छुपा हुआ जो था वो सामने था, बिल्कुल इंसान के साए की तरह। उसकी आंखें लाल सुर्ख थीं और मेरे फूंक मारते ही ना सिर्फ वो सामने ज़ाहिर हुआ बल्कि खिड़की के रास्ते वो तेज़ी से भाग गया और गंदी बदबू आनी शुरू हो गई थी। मैं समझ गया था मामला कुछ और है। और उसके बाद जब मुझे इस तरह की चीज़ें महसूस हो गई कि अगले दिन मेरा बिस्तर हिलता रहा और बहुत कुछ मैंने महसूस किया, तो फिर मैंने अपने वालदैन से रब्ता किया और उनको कहा पीर साहब को बताइए ये सारे हालात हैं। क्योंकि मुझे शाहनवाज़ के अंदर जो एक तब्दीली नज़र आई थी, उसके चेहरे के अंदर तुम लोगों ने भी नोट किया था, मैंने भी, कि उसका चेहरा खिलने की बजाय, खूबसूरत होने की बजाय, वो एक इतनी लड़की से मोहब्बत कर रहा है, खुश है, तो वहाँ खुश होने की बजाय उसका रंग पीला पड़ता जा रहा था और कमज़ोर महसूस हो रहा था। तो मुझे एक डाउट सा हो गया था, कहीं इसके साथ कोई मामला तो नहीं है, इसके घर में इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। तो जब मेरे पीर साहब से बात हुई, मुर्शिद ने जो बताया, उन्होंने ये बताया, हाँ मामला इस घर में इसलिए शो हो रहा है कि तुमने ये वज़ाइफ किए हैं और इन वज़ाइफ का मतलब ही यही होता है कि यहाँ इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ ये मखलूक जुड़ी है। तो मैं समझ गया यहाँ तो शाहनवाज़ है। और फिर तुम लोगों ने जब उस घर की तरफ रुख किया और मैं उस घर की तरफ जा रहा था तो मैं वो बदबू वहाँ पे महसूस कर चुका था। मैं डाउट में आ गया था इसी घर के अंदर मसला है। ये जड़े सड़े हुए गोश्त की बदबू मैंने पहले महसूस की थी, तुम लोगों को महसूस नहीं हुई। तुम बातें करते हुए आगे चले गए और मैं पढ़ता हुआ जा रहा था। फिर मुझे जो पीरो मुर्शिद ने बताया था वो क्लियर हो गया, मामला यहीं पे कुछ गड़बड़ है। मुझे उन्होंने समझा दिया था। अगले दिन जब तुम लोग तैयारी कर रहे थे तो मैंने रात को ही पानी दम कर लिया था कि अगर कुछ ऐसा मसला हुआ तो पानी मेरे पास होना चाहिए। और तुम लोग छुप गए, मैं भी तुम्हारे साथ छुप गया। मैंने तुम लोगों पे दायरा कड़ा कर दिया था। एक शक में था कि अगर कुछ ऐसा वैसा है, कोई, मेरे जहन में ये लड़की कतई नहीं थी कि ये लड़की के साथ कोई मसला है। मेरे जहन में था कि शाहनवाज़ के साथ कोई जिनात का मसला है। लेकिन जब वो लड़की बाहर निकली, उसको मैंने जैसे ही देखा और उसी वक्त मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे बाकायदा एक झटका सा लगा और मैं समझ गया मामला जिनात का नहीं, इस लड़की के साथ है। और मैं चौंक सा गया था और मैं उसी वक्त एक अंदाज़ा हो गया था कि मामला गड़बड़ है। वो जब इसको अंदर करके चलती हुई आई है तो उसी लम्हे मुझे पढ़ाई करते हुए, तुम लोगों को तो मैंने महसूस नहीं किया, मैं मुसलसल पढ़ रहा था, पढ़ाई करते ही मुझे महसूस हो गया था। एकदम से मैंने आंखें बंद की और जैसे ही मैंने पढ़ा तो इस घर को मैंने देख लिया था। एक चंद सेकंड के लिए ये घर मेरे सामने आया था और यही लड़की का चेहरा बदसूरत होकर मेरे सामने आ गया था। उस पढ़ाई के दौरान मैं अलर्ट हो गया था। जैसे ही अंदर चली गई, मैंने बोलना चाहा, तुम लोगों ने खामोश करा दिया, लेकिन मैं बेचैन था। जैसे 15-20 मिनट बाद तुम खड़े हुए तो मैंने कहा नहीं, मामला कुछ गड़बड़ है। तुम लोगों ने क्या? मैंने कहा अंदर चलो। मेरे दिल में यही बात थी कि मुझे 90% था कि मामला गड़बड़ है और 10% अगर नहीं भी है तो क्या कयामत आ जाती। हम उसके दोस्त हैं, वो हमारी भाभी होती, हम उसकी खुद शादी कराते। इसमें इतनी कौन वादा तोड़ दिया हमने। लेकिन मैं डरा हुआ था, मैं एक झलक देख चुका था और झलक में मैंने क्लियर अपने दोस्त को और उसके ऊपर एक भयानक सी औरत को उसके ऊपर देखा था जिसके दांत बहुत बड़े बड़े थे और उसका चेहरा बहुत भयानक था। और उसके बाद क्या हुआ, तुम लोग मेरे साथ फिर अंदर गए। मैंने पढ़ के उस दरवाजे को जब खोला तो वहीं से ही तुम्हें पता लग गया था वो तो घर उजड़ा हुआ था। लेकिन वो जो डाइन थी, वो जो चुड़ैल थी, वो अपने जादू के जरिए उस घर को इस तरह इसको दिखाती थी हमारे दोस्त को, जो बाहर से तो ठीक घर है, बंद है, लेकिन अंदर वो कई सालों से बंद है, लेकिन वो अपने जादू से उसको ऐसे कर देती थी जैसे यहाँ पे कोई रह रहा है। तभी तुम लोगों को भी अंदाज़ा हो गया कि ये कहाँ हम आ गए हैं, ये तो उजड़ा हुआ घर है। और जब हम आगे गए तो तुम लोगों ने उस भयानक सी डाइन को क्यों देख लिया था कि उसको मेरे दायरा कड़ा करने की वजह से उसको वो 2 दफ़ा देखने क्यों आई थी कि कोई है तो नहीं, उसको हल्का सा महसूस हुआ था। लेकिन क्योंकि मैंने तुम लोगों पे दायरा कड़ा कर रखा था, वो तुम्हें देख ही नहीं सकी। वो उस पगडंडी तक आई देखने के लिए और मुतमईन हो गई थी कि कोई नहीं है। जो उसका शक था वो दूर हो गया। तभी उसने जाते ही इसको वो बेहोश करती है। उसने उसको बेहोश किया और इसका खून पीती है और उसके साथ कुछ ऐसा करती है। और जब हम अंदर गए तो उसको वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई अंदर आ चुका है और उसको इस हालत में देखेगा। जब हम अंदर दाखिल हुए तो अपनी असली रूप में आ चुकी थी। ये बेहोश था, वो इसके साथ
जो कुछ भी कर रही थी, पहले वो इसका जो खून चूस रही थी और जो कुछ वो इसको चाट रही थी, कर रही थी, जब ये उसका सारा जो भी करने जा रही थी मुकम्मल हो जाता तो फिर से इसके सामने एक खूबरू लड़की के रूप में आ जाती और ये एक मस्त होता, इसको कुछ भी याद ना होता, इसका दिमाग उसके कंट्रोल में था उस डाइन के, और इसको लगता कि वो लम्हात उसने बहुत कमाल मज़े में गुजारे हैं, लज्जत में गुजारे हैं। वो सारा कुछ इसके साथ इस तरह करती थी कि सब इसको एक ऐसा ख्वाब, एक ऐसा ना यकीन आमने वाला अमल नज़र आता कि वो दुनिया का खुशकिस्मत लफ्ज़ इंसान है जो ऐसी हसीन और जमील लड़की के साथ वक्त गुजारता है। लेकिन कितनी देर वो बेहोश रहता था, उसके साथ क्या होता था, इसको कुछ भी नहीं पता था। तब शाहनवाज़ बोला, हाँ, मैं शायद जब बेहोश भी होता था उस वक्त भी मेरे दिमाग में ये चल रहा होता था कि मैं उसी के साथ उसी लज्जत में हूँ। तो बोला अब्दुर्रहमान, हाँ, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग पे टोटल कंट्रोल रखती थी, इसलिए वही तुम्हें सब कुछ दिखाती रहती थी, लेकिन वो अनकरीब तुम्हें मारने वाली थी। अब उसको जल्दी थी, शायद कुदरत को यही मंजूर था, हमें आना था और मुझे महसूस होना था, वरना खुदा बेहतर जानता है तुम्हारे साथ क्या होता। बहरहाल उस पानी को जब मैंने उसके ऊपर डाला था तो उसके जिस्म को आग लग गई थी। उसकी जितनी भी ताकत थी, जितनी भी उसके अंदर शक्ति थी, उस आग लगने की वजह से उसको अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। अब वो तुम्हारी तरफ नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद मुझे जो पीछे से पीरो मुर्शिद ने कहा है वो ये है कि तुम्हें कहा गया है कि इस जगह को फौरी तौर पे छोड़ दो। अगर तुम यहाँ रहे, हम मुस्तकिल तो नहीं रह सकते, हम जा सकते हैं, वो फिर तुम्हारे पीछे आ सकती है, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। अब वो आएगी तो फिर से तुम्हें जादू के ज़रिए, अपनी ताकत के ज़रिए, जो बची कुची उसकी ताकत है, फिर वो ऐसा करेगी कि तुम फिर से उसके कंट्रोल में चले जाओगे। तुम्हारा दिमाग वही कुछ देखेगा जो वो दिखाएगी। अगर तुम इस इलाके को छोड़ देते हो तो फिर वो तुम्हारे पीछे नहीं आ सकेगी। और ऐसा ही हुआ। फिर हमारे उस दोस्त शाहनवाज ने उस नौकरी को छोड़ दिया था, हम ही उसको तीनों दोस्त साथ लेके वापस आ गए थे। और उसके बाद मुसलसल अब्दुर्रहमान उस पर दम करता रहा, हम लोग मिलते रहे जान के कि कोई इस तरह का मसला ना हो, और उसने फिर वो अपनी नौकरी छोड़ दी थी। आज इस वाक़ये को कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी हम चारों दोस्त जब बैठते हैं, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, चारों ज़िंदगियां गुजार चुके हैं, अब बच्चे हैं, बच्चों के भी आगे बच्चे हो चुके हैं, लेकिन आज भी जब उस वाक़ये को याद करते हैं तो हमारी जान निकल जाती है। जो हमारे दोस्तों का आगे हल्का है, उन सबको इस स्टोरी का पता है कि हमारे दोस्त शाहनवाज़ के साथ क्या होने जा रहा था और अल्लाह ताला ने हमें भेज के कैसे उसको बचाया था।